Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by an academy which is India's largest online learning platform जहां आप पाते हैं daily life classes from the best educators in the country. आप live test and quizzes भी पा सकते हैं and हमारे जितने भी कोर्स हैं they are very well structured. प्लस आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं. आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर, और अगर iOS है तो ऐप स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें. उसके बाद आपको लेना पड़ेगा हमारा सब्सक्रिप्शन हमारे फुल बेनिफिट्स लेने के लिए. तो सब्सक्रिप्शन कई ऑप्शंस में आते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, 6, 12 या 2 साल. तो हमारा सबसे पॉपुलर 12 और 24 मंथ्स का प्लान होता है क्योंकि नीट यूजी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसमें टाइम लगता है. एंड अगर आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख रहे होंगे रेड में मेरा नाम लिखा हुआ लव 10 आप कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है एक्सक्लूसिव 10% का डिस्काउंट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले जस्ट से 24 मंथ्स में 36,000 देते थे तो अब 10% ऑफ होने के बाद आपको सिर्फ 32,400 देना पड़ेगा. अच्छा, आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव एंड मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूं. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया. लास्ट लेक्चर्स में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने डिस्कस किया था गोल्जी एपरेटस के बारे में. तो आज एक और ऑर्गेनली का डिस्कशन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली होता है सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अब बात माइटोकॉन्ड्रिया की कर ली जाए. मैंने बताया था जैसे कि बेसिक कुछ हम इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानेंगे जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस में कवर होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी बोला जाता है या फिर एटीपी मिल्स. पावर हाउस ऑफ द सेल्स क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस जैसे होता है जहां से आपके घर में बिजली आती है, एनर्जी आती है इन अदर वर्ड्स. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल्स. अब बात आ जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में. तो बहुत से लोगों को इसकी क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले ऑब्जर्व जिसने किया था उनका नाम था रिचर्ड ऑल्टमैन एंड उन्होंने इसको टर्म दिया था बायोप्लास्ट. उस समय माइटोकॉन्ड्रिया टर्म कॉइन नहीं हुआ था. तो अब आप नीचे 1898 में आए तो कार्ल बेंडा थे जिन्होंने ये वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले इस ऑर्गेनेली के लिए कॉइन किया था. अच्छा, फिर अब बात कर लेते हैं कि अगर एक सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं उन सबको आप निकाल के इकट्ठा कर लें तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसोम्स. जी, फिर से आप इसको ध्यान से लिख लें, याद कर लें, कॉन्ड्रियोसोम्स. फिर अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में या पहले के लेक्चर्स में यह भी बताया हुआ है कि डीएनए, एक सेल में जो टोटल डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. तो क्या यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में तो प्लाज्मिड्स होते हैं जो न्यूक्लियोइड के अलावा भी डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं. तो क्या यूकैरियोटिक सेल्स में भी न्यूक्लियस के अलावा कहीं डीएनए प्रेजेंट होता है? तो उसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान से आप समझ लें. माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के अलावा ऐसा ऑर्गेनली है जिसके अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है. तो अब खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन भी होता होगा. डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते होंगे. एंजाइम्स अगर मैं कहता हूं तो कौन सा बायोमोलिक्यूल्स आपके दिमाग में आता है? प्रोटीन्स. तो इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे. तो अब आपको एक आइडिया लगता जा रहा होगा. और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो जितने भी सेल ऑर्गेनलीज होते हैं जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो आपको माइक्रोस्कोप में तो दिखेगा नहीं. तो आपको स्टेन यूज करना पड़ता है, जिससे आप स्पेसिफिक स्टेन्स यूज करते हैं अलग अलग ऑर्गेनेली के लिए कि आप वो देख पाएं. तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखना है तो उसके लिए जो डाई आप यूज करेंगे या स्टेन यूज करेंगे उसका नाम होता है जेनस ग्रीन. तो ये तो बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया का, थोड़ा बेसिक जान लिया हमने. अब इसके बारे में जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर. आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये होता है सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर. ये ऊपर से इसका पार्ट काट के आपको दिखाया गया है जिससे आप अंदर की चीज भी देख सकें. तो जनरली इसका एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. आप इसको इमेजिन करें, पूरा एक कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जिसका डायमीटर 0.5 माइक्रोन हो सकता है, क्योंकि कैप्सूल है तो उसका एक डायमीटर और एक लेंथ होगी, और लेंथ जो है वेरी करती है 1 से 4 माइक्रोन्स.
और अब आप स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे होंगे तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये जहां पे मेरा माउस का कर्सर है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, फिर अंदर एक जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग्स में अंदर, फोल्डिंग्स क्यों, कोई भी चीज आप फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके उसको अंदर रखेंगे, जैसे डीएनए होता है, डीएनए इतना लंबा होता है लेकिन एक छोटे से न्यूक्लियस में आ जाता है, तो फोल्ड करके आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं एंड सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो हम आगे रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो प्रोजेक्शंस में, फोल्डिंग्स में डेवलप हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। एंड यही क्रिस्टी, आपस में क्रिस्टी के स्पेस भी होगी, तो वो स्पेस जो है वो भरी हुई होती है मैट्रिक्स से। तो अब यही चीजें आप इधर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और यहां क्या याद रखने वाला है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस मैंने जो बताए थे वो सब सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थे। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं कि कौन से ऑर्गेनलीज डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कौन से ऑर्गेनलीज सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके बीच में मैट्रिक्स भी भरा होता है, इनर कंपार्टमेंट के अंदर, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में नहीं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अच्छा, अब ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्रिस्टी में वो फोल्डेड होता है, एंड जो स्पेस होते हैं, अब आप क्रिस्टी के बीच में देखेंगे, इधर आप मेरा माउस का पॉइंटर देखें, दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है लेकिन पढ़ना हमको सब है, इसलिए आपको ये जानना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है कि मैट्रिक्स में अपना खुद का डीएनए होता है, वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए क्यों? अब आप यहां पे चीजों को कंपेयर करेंगे तो कुछ कुछ लगेगा कि इसके अंदर का डीएनए जो हमारे प्रोकैरियोटिक डीएनए है उससे काफी मिलता जुलता है। अच्छा, दूसरी चीज, राइबोसोम मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स होते हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन में, पिछली स्लाइड में आप बैक करके देख सकते हैं कि मैंने बताया था राइबोसोम्स इसमें जो होता है वो 70S होता है, लेकिन हमारे जो बाकी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, बाकी राइबोसोम्स जो सेल में प्रेजेंट होते हैं दैट इज 80S। अच्छा, अब 70S जो राइबोसोम मैं बात कर रहा हूं जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, बाकी यूकैरियोटिक सेल में नहीं, उसमें 80S होता है। ये 70S सिमिलर होता है वो राइबोसोम से जो हमें मिलता है प्रोकैरियोट्स में। ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोट्स में 70S, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S, बाकी यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखिएगा, बहुत हद तक जो प्रोकैरियोट्स है उससे मिलती है। एक थ्योरी भी थी कि बहुत पहले एवोल्यूशन के समय प्रोकैरियोट्स यूकैरियोटिक सेल में घुस गए थे, एंड वो एक दूसरी एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी है जिसके हम लोग बाद में करेंगे, तो अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके फंक्शंस पे। हाँ, पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि इनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अच्छा, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि जो एक सेल की एनर्जी करेंसी है, यानी एनर्जी करेंसी जो है वो किस टर्म्स में होती है, उसको बोलते हैं एटीपी। अच्छा, अब एटीपी बनता किस प्रोसेस से है? मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोग, आप लोग सब जानते ही होंगे कि एटीपी बनता है रेस्पिरेशन से। अब रेस्पिरेशन में भी कई प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है जिसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में। अब आप याद करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बनता है तो वो आगे कहां, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर वो कहां जाता है, वो आ जाता है इलेक्ट्रॉन क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एंड ये दोनों होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसलिए फाइनली जो एटीपी का जो बल्क बनता है वो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा, जो इसके मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रेजेंट थे वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि इसका खुद का डीएनए है इसलिए उसके लिए एंजाइम्स भी चाहिए होगा, एंड इसीलिए वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। मैं ये सब बात फिर से रिपीट कर रहा हूं जिससे आपके दिमाग में एकदम घर कर ले। फिर सम प्रोटीन सिंथेसिस, बात फिर से वही आ गई, तो इन स्लाइड्स को आप रिपीट करके देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखें। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। होप आपको ये लेक्चर आपने एंजॉय किया हो। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड और कमेंट्स दें कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी यूजिंग माय कोड LOVE10 जो आपको दिख रहा है, एंड थैंक यू।